अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो कोर्स है, इसके जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, उनका कंटेंट क्या होगा। उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये वीडियो मेरे ख्याल में ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गई है, कोई 2-3 घंटे की यही वीडियो हो गई होगी। अब वो जो चैप्टर्स है, उसका जो कंटेंट है, उसका मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट भी बना दूंगा, बल्कि वो मैंने बनाया हुआ है, वो मैं अपलोड कर दूंगा। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हर चैप्टर का कंटेंट क्या है। देखिए, जो पहला चैप्टर है वो बेसिकली ये कंप्लीट कोर्स ही है। अगर कोई बंदा इस कंप्लीट कोर्स को कंसल्ट करेगा तो उसको ये पता चलेगा कि ये जो स्टफ है, ये जो मोटिवेशनल स्टफ या सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री रिलेटेड हमें जो मटेरियल बताया जाता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये इजी है और हम इसको सीख सकते हैं और ये काम करता है। आप ये देखेंगे कि आप जो आपकी जिंदगी है, आप उसके कंट्रोल में हैं। आप अपनी जिंदगी को कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप जो अपना मुल्क होता है या जो आपकी दुनिया होती है, उसकी जो डेस्टिनी है उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, जो रियल पावर है, जो एक्चुअली हम ये सारी चीजें, जिस तरह मैंने कहा कि आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं या आप अपने मुल्क को या दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, वो बेसिकली हम किस तरह से करते हैं, वो हम अपने डिसीजंस के जरिए से करते हैं। अब वो डिसीजन जो होते हैं वो हम हर टाइम कर रहे होते हैं। आप जो सोच रहे होते हैं वो भी बेसिकली आप कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे होते हैं, मैं ये करूं या ना करूं। डिसीजंस हम हर टाइम पर कर रहे होते हैं और जो हमारे डिसीजंस होते हैं उन्हीं से हमारा फ्यूचर बनता है। जो भी उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हमको फेस करना पड़ते हैं। ये कंप्लीट कोर्स बेसिकली आपको एक नॉलेज प्रोवाइड करेगा, आपको टूल्स देगा जिससे आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल हासिल कर सकेंगे। ये जो कोर्स है, ये जो कंटेंट है, ये आसान है, इसको आप समझ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। इस कोर्स में हम जो पर्सनल ग्रोथ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी जो जिंदगी है उसको रीशेप कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अब चाहे आपने अपने कोई ख्वाब हैं वो अचीव करने हैं, या आपने जो आपके इनर वर्किंग्स हैं, जो आपके इनर ट्रिगर्स हैं, उनको समझना है, या आपने अपनी जिंदगी में अपना पर्पस, अपना पैशन फाइंड करना है, ये कोर्स आपको इन सब सिचुएशंस में और इसके अलावा और बहुत सी सिचुएशंस में हेल्प करेगा। बेसिकली इस कोर्स में जो फोकस है वो तो यही है कि हम सिर्फ इंडिविजुअली कामयाब ना हो, बल्कि हमारा सोसाइटी में या हमारे मुल्क में हमारा एक रोल हो जिसकी वजह से दूसरे लोग भी कामयाब हो रहे हो। अब ये जो दूसरा चैप्टर है, ये बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड है। इसमें हम देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है एग्जिस्ट करता है और काम करता है, बल्कि ये साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के जो साइंटिफिकली बैक्ड प्रिंसिपल्स हैं उन पर बेस्ड है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फेवर में यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो इसके प्रोसेसेस हैं या इसका जो तरीकाकार है उसको समझना होगा। फिर हमें प्लान्ड और एक कंसिस्टेंट एक्शन लेना होगा ताकि हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकें। अगर हम इसको यही सोचते रहेंगे कि ये सिर्फ हमारी थॉट्स पर बेस्ड होता है, हमने कुछ सोच लिया और हमें मिल जाएगा, तो हमें हमारे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर हमारी ये थिंकिंग होगी तो इसकी वजह से हम इसको जो सेल्फ हेल्प टेक्निक्स हैं उसका एक मम्मो जम्बो, एक वूवू थिंग हम समझते रहेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली एक आइडिया है जो ये कहता है कि जिस चीज पर आप फोकस करते हैं वो एक्सपेंड करती है, और जो आपके थॉट्स और आपके इमोशंस होते हैं वो बेसिकली आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि आप किस तरह से अपनी थॉट्स और अपने इमोशंस और अपने एक्शंस को अलाइन कर सकते हैं कि आप जो लाइफ आप चाहते हैं आप उसको अट्रैक्ट कर सकें, आप उसको हासिल कर सकें। इस कोर्स का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मोटिवेशन रिलेटेड है। अब मैंने इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ ही लिंक किया है ताकि हमें ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल सके और कंप्लीट जो फॉर्मूला है वो हमें समझ आ सके। देखिए, मोटिवेशन के बारे में हमें बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन जो बेसिक चीज है वो ये है कि जितना भी हम किसी चीज को ईजी बना लेंगे उतना ही हमारा उसको करने को दिल करेगा। जितना हम उस चीज को करेंगे उतने हमें उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, जितने हमें उसके रिजल्ट्स मिलेंगे उतना ही हम उस चीज को दोबारा करेंगे। देखिए, हम ये सोचते हैं कि जो मोटिवेशन है वो बेसिकली एक बस्ट होता है या एक ड्राइव होती है जो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाती है। देखिए, ऐसा नहीं होता, बल्कि मोटिवेटेड रहने के लिए हमें जो एक पॉजिटिव फीडबैक लूप होता है वो क्रिएट करना पड़ता है ताकि हम जो अपनी एफर्ट्स हैं उनको बार बार करते रहें। अब जो नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम मोटिवेशन को एक अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लेते हैं, उसमें हम हैबिट्स का सहारा लेते हैं या जो हमारे न्यूरल पाथवेज हैं उनको हम इस तरह से क्रिएट करते हैं और स्ट्रेंथन करते हैं कि वो मोटिवेशन जो है वो हमारी सेकंड नेचर बन जाती है। देखिए, जो मोटिवेशन होती है ये तो आती रहती है, जाती रहती है, तो हमें डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। हमें बेसिकली अपने लिए एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना होगा जिसमें हमारे लिए वो एक्शंस लेना आसान हो। हम इस चैप्टर में बेसिकली डिस्कस करेंगे कि ये जो मोटिवेशन है इसकी साइकोलॉजी क्या होती है। हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिससे हम इंस्पायर्ड रह सकें, अपनी जो ऑब्स्टेकल्स हमें फेस करना पड़ती हैं उसको हम ओवरकम कर सकें, हम अपना मोमेंटम मेंटेन करें, ये इंश्योर करते हुए कि जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं वो बेसिकली हमें उस गोल, उस आउटकम की तरफ लेके जा रही है जो हमने अपने लिए प्लान किया हुआ है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो डिजायर पर है। देखिए, हमने जिस तरह इंट्रोडक्टरी कोर्स में सारा डिस्कस किया है कि आप जो भी करते हैं उसका कोई ना कोई
रिपल इफेक्ट होता है। तो आप जो भी करना चाहते हैं उससे आपकी ज़िंदगी में और दूसरे लोगों की ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ जो डिफरेंस है वो रूनमा हो रहा होता है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह का डिफरेंस लेके आना चाह रहे हैं। डिजायर बेसिकली जो भी हम अचीव करना चाह रहे हैं उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये डिजायर बेसिकली कोई विश, कोई हमारी ख्वाहिश या कोई हमारी उम्मीद नहीं होती, बल्कि ये हमारा एक पैशन होता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी जो डिजायर्स हैं उनको नॉरिश कर सकते हैं, उनको हम पॉलिश कर सकते हैं और कैसे हम उनको अल्टीमेटली कन्वर्ट कर सकते हैं अपने गोल्स में। क्योंकि जब आपकी एक बर्निंग डिजायर होती है, जब आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, तो कोई चीज भी आपको नहीं रोक सकती। इसके बाद चैप्टर आता है पर्पस। अब मैंने पर्पस को इस डिजायर के साथ ही लिंक किया है, क्योंकि इसी में से हमारा जो पर्पस वो फ्लो कर रहा होता है। देखिए, हर बंदा अपना पर्पस तलाश कर रहा होता है, हर बंदा देखना चाह रहा होता है कि मेरा टैलेंट क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। आपको अपने पर्पस का और अपने टैलेंट का तो जरूर पता चल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जब आप मैच्योर हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप वाकई एक पर्पसफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपके बाद भी लोगों को फायदा देता रहे। अब ये जो डिजायर होती है, इसी से हमारा पर्पस जनरेट होता है। अब ये जो पर्पस है ये हमारी जिंदगी को कुछ मान ही देता है। अब बेसिकली ये हमने डिसाइड करना है कि वो क्या लेगेसी है जो हम छोड़ना चाह रहे हैं, क्या इम्पैक्ट है जो हम इस दुनिया पर छोड़कर जाना चाह रहे हैं। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से आप अपना जो पर्पस है उसको डिस्कवर कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। और ये हम इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करेंगे और इंश्योर करेंगे कि आप अपने लिए एक ऐसा पर्पस सेट करते हैं जिसके रिपल इफेक्ट्स होते हैं, जो बेसिकली जो आने वाली जनरेशन है उनको भी फायदा देता है। इसके बाद अगला चैप्टर है नॉलेज। अब इसको मैंने डिजायर के साथ और पर्पस के साथ ही लिंक किया है ताकि कंप्लीट फार्मूला बन जाए और हमें एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिले। नेपोलियन हिल कहते हैं कि एक जो एजुकेटेड बंदा है वो नहीं होता जिसने कोई डिग्रीज वगैरह हासिल की हुई है या उसके पास कोई बहुत ज्यादा जनरल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, बल्कि एजुकेटेड बंदा वो होता है जिसने अपना जो माइंड है, उसकी जो फैकल्टीज है, उसको इस तरह से डेवलप किया हुआ है कि वो जो भी चाहे एक्वायर कर सकता है, किसी दूसरे के जो भी राइट्स है उनको वायलेट किए बगैर। इस चैप्टर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि आप कैसे जो एक रिक्वायर्ड नॉलेज है या स्किल्स हैं आप उनको एक्वायर कर सकते हैं ताकि आप अपनी फील्ड में आगे बढ़ें, और किस तरह से आप इंफॉर्मेशन को, जो एक नॉलेज होता है जनरल है या स्पेशलाइज्ड है, कैसे आप उसको बेसिकली एक पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आप उसको अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद चैप्टर आता है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। अब ये जो चैप्टर है इसको मैंने डिजायर, पर्पस, नॉलेज इसके साथ ही लिंक किया है। ये बेसिकली उसी को सपोर्ट कर रहा है कि किस तरह से हम अपना जो एक पर्पस है उस तक पहुंचने के लिए हमें क्या ऑर्गेनाइज प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब हमारा जो पर्पस है उसको अचीव करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कैसे अपनी जो प्लानिंग है उसको ऑर्गेनाइज करना है। अब बजाय इसके कि हम कामयाब होना चाह रहे हैं तो हम किसी भी चीज को कामयाबी समझें और उसी को फॉलो करना शुरू कर दें, ये करने के बजाय हमें कुछ एक ऐसा एटीट्यूड या एक ऐसी चीज डेवलप करनी है जो हमारा अल्टीमेट एम है उस तक तो हमें पहुंचने में हेल्प करे ही, लेकिन वो हमें खुद भी एक ऐसा इंसान बनाए कि हमें जिंदगी के हर एस्पेक्ट को ओवरकम करने में मदद मिले। मिसाल के तौर पे अगर आप एक बॉडी बिल्डर बनना चाह रहे हैं, अपनी एक बॉडी बनाना चाह रहे हैं, या आप एक राइटर बनना चाह रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप अपनी सारी एनर्जीज उस बॉडी बिल्डिंग में या उस राइटिंग में सर्व करें, ये करने के बजाय आप अपने लिए एक एटीट्यूड डेवलप करें कि आप एक राइटर हैं या बेसिकली आप एक ट्रेनर हैं। अब इसमें होगा ये कि आप सिर्फ उस बॉडी बिल्डिंग या सिर्फ उस राइटिंग के हद तक महदूद नहीं है, बल्कि आपने अपनी एक आइडेंटिटी चेंज कर ली है। अब उस आइडेंटिटी में सब कुछ आता है। जब आपने वो एक स्पेशल एक जो फैकल्टी है वो डेवलप कर ली है तो वो आपको हर जगह पे हेल्प कर रही होगी, चाहे वो राइटिंग है, बॉडी बिल्डिंग है, या कोई भी आपने अपने लिए गोल सेट किया हुआ है, आपको उस पूरे एस्पेक्ट में वो आपकी हेल्प कर रही होगी। अब इसके बाद कुछ लाइफ हैक्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। अब इन हैक्स को मैंने बेसिकली चैप्टर जो है पर्पस उसके साथ लिंक किया है, क्योंकि उसमें होता ये है कि ये बेसिकली हमें कुछ ना कुछ एक थिंकिंग दे देगा, एक एपिफनी हमें मिल जाएगी जिससे हमें पता चल सके कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा पैशन क्या है, और हम उस पर फर्दर काम कर सकें। या हमें कुछ ऐसा प्रिंसिपल दे देगा जिसके जरिए से हमें उस पर्पस को जो हमने अचीव करना है उसके लिए जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, वो हमारे लिए आसान हो जाएगी। अब इसके बाद जो चैप्टर आता है वो माइंड बॉगलिंग है। इसमें बेसिकली हम देखेंगे क्या डिफरेंट माइंड बॉगलिंग फैक्ट्स हैं हमारे यूनिवर्स को लेकर या इंसानों को लेकर या डिफरेंट चीज़ों को लेकर। ये फैक्ट्स बेसिकली हमारे अंदर एक सेंस ऑफ आ, एक सेंस ऑफ जो वंडर होता है, ये चीज़ें इंस्पायर करती हैं, और इसकी वजह से हमें पता चलता है कि जिस खालिक ने ये कायनात बनाई है और इतने जो डिफरेंट माइंड बॉगलिंग फैक्ट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम भी बगैर किसी पर्पस के यहाँ पे चल रहे हो। एक न्यूट्रॉन स्टार होता है, अब अगर उसका एक हम
टीस्पून लें, जो न्यूट्रॉन स्टार है, जो उसका मटेरियल है, उसका अगर हम एक टीस्पून लें तो उसका वजन 4 बिलियन टन होता है। एक टीस्पून, उसका जो वजन है 4 बिलियन टन होता है। अब इस तरह की चीजें हमारी इस कायनात के अंडरस्टैंडिंग को तो एक्सपेंड करती ही हैं, लेकिन साथ ही जो हमारी थिंकिंग है इसको भी एक्सपेंड करती हैं। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो थॉट प्रोवोकिंग है। इसके अंदर हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे जो कि हमें पता है या हमें नहीं पता, लेकिन वो हमारी सोसाइटी को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अब ये हमारे लिए एक पर्पस भी हो सकता है, हमें ये भी पता चल सकता है कि बेसिकली ये वो चीजें जिनको मैंने एड्रेस करना है, या फिर जो हमारा पर्पस है उसके अलावा ये चीजें भी हैं जिनको मुझे एड्रेस करना चाहिए। अब अगर हम ये जो थॉट प्रोवोकिंग है इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, हमें पता है कि हमारे पास सोलर पावर्स है, जो शमसी तवानाई है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, ये जो डैम्स बनाकर पानी से बिजली बनाई जाती है, न्यूक्लियर पावर है, या बायोफ्यूल्स हैं जिसमें हम एनर्जी बेसिकली एनिमल्स या जो प्लांट जो वेस्ट होता है उससे हासिल करते हैं। अब इसी तरह से विंड एनर्जी है, जो हवा से हम बिजली वगैरह हासिल कर सकते हैं, या जियोथर्मल एनर्जी होती है जिसमें हम जो हमारी जो जमीन है उसकी जो क्रस्ट है उसकी जो हीट है उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हम यूज कर सकते हैं। यानी हमारे पास इतने वेज हैं एनर्जी हासिल करने के, लेकिन फिर भी हम इस एक ऑयल पर डिपेंडेंट है और इस ऑयल की वजह से हम एक दूसरे को कत्ल किए जा रहे हैं। तो ये जो थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज होते हैं ये बेसिकली हमें क्रिटिकली कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं, और जो हमारे बिलीफ्स होते हैं उसको हमें रीएवैल्यूएट करने में हेल्प मिलती है। अब हम इस सब्जेक्ट में कुछ डिफरेंट आइडियाज डिस्कस करेंगे जिससे आपको कोई ना कोई एक इस तरह की लीड मिल सकती है कि आपको लगे कि मैं कुछ इसमें इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आ सकता हूँ। इसके बाद लाइफ हैक्स आते हैं। अब ये बेसिकली हमें बताते हैं कि किस तरह हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपनी जिंदगी को भी आसान बना सकते हैं। अब लाइफ इटसेल्फ एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला का हमें दिया हुआ एक मुआजिज़ा है, उसकी एक अनायत है। अब कहा जाता है कि अगर एक मजिशियन है वो कोई जादू कर रहा है तो अगर उसके ट्रिक्स की हमें समझ आ जाती है तो वो मजिशियन नहीं रह जाता, उसका वो मैजिक नहीं रह जाता। लेकिन अगर हम जिंदगी को समझ जाते हैं और हमें पता है कि ये कैसे जी जाती है तो बेसिकली ये मैजिक बन जाती है। अब हम चाहे कोई अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं या हमने स्ट्रेस को मैनेज करना है, हम इस चैप्टर में डिफरेंट चीजें डिस्कस करेंगे जिससे हमें इन चीजों को ओवरकम करने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद चैप्टर आता है वो पर्सनल फाइनेंस पे है। तो उसमें हम जो भी हम बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं या जो हमारे पर्सनल फाइनेंसेस हैं उनके हम हैक्स को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपको लीन स्टार्टअप से लेकर जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे लेकर जो जनरल जो भी हैक्स हैं वो सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। मैं आपको ये बता दूं कि आप बिजनेस करना चाह रहे हैं लेकिन हर बंदे के लिए बिजनेस नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि नौकरियों में भी बहुत आगे तक गए होते हैं। तो आप पहले ये डिटरमिन कर लें कि आपने बनना क्या है। सिर्फ पर ना रहें कि बिजनेस करूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, जरूरी नहीं है। मसला बिजनेस स्टार्ट कर लेना नहीं है, बल्कि मसला ये है कि अगर आप नाकाम हो गए तो फिर आपने दोबारा कैसे उठना है, दोबारा आप में हिम्मत है कि आप दोबारा स्टार्ट कर सकें। पैसा जरूरी है, पैसा हर किसी को चाहिए और पैसा कमाना भी चाहिए, लेकिन उसका तरीका आना चाहिए। इसके बाद सोसाइटी हैक्स आते हैं। हम इंट्रोडक्टरी जो हमारा चैप्टर था उसमें भी हम जो हमारे रिपल इफेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते रहे कि किस तरह से हम जो अपने गोल्स हैं हमें सिर्फ अपने हद तक उनको नहीं महदूद करना चाहिए, बल्कि हमें एक सोसाइटी में या अपने कंट्री वाइड एक कंट्री लेवल पर भी कोई रोल प्ले करना चाहिए। अब ये जो सोसाइटी हैक्स हैं इसमें हम डिफरेंट चीजें डिस्कस करेंगे जिससे आपको हो सकता है कि अपने पर्पस के लिए एक हिंट मिल जाए, या हो सकता है कि आपको ये पता चले या आप ये डिसाइड करें कि अपने पर्पस के अलावा भी आपने अपनी कंट्री या आपने अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना है। अब ये जो सोसाइटीज होती हैं बेसिकली इन्हीं से जनरेशंस बनती हैं, और जो जनरेशंस होती हैं वही सोसाइटीज बनाती हैं। अब बेसिकली हमें मिलकर काम करना है कि पाकिस्तान को हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकें और एक ऐसी प्लेस बना सके जहां पर जो हमारा इस्लाम है, जो हमारा दीन है, उसका राज हो और लोगों को उनके जो ड्रीम्स हैं, जो ख्वाब है, वो हासिल करने में आसानी हो। इसके बाद हम बेटर फ्यूचर है उसके बारे में एक चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। वो बेसिकली आपको ये बता रहा है कि चाहे हमें जितना भी नजर आ रहा है कि इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और इसमें आप जब देखेंगे कि क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ये जो हमारा फ्यूचर है वो बेटर हो रहा है, तो हो सकता है आपको भी कोई ना कोई ऐसा हिंट मिल जाए कि आप भी उस इंडस्ट्री में काम करना चाहें। इसके बाद चैप्टर आता है फेथ। देखिए, अगर आपने कामयाब होना है ना तो बेसिकली आपको सिर्फ एक बिलीफ की जरूरत है, और वो बिलीफ यही काफी है कि आप एक इंसान है। और जो इंसान होते हैं वो बेसिकली सीख सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। अगर आप इस मोटो पर चल रहे होते हैं तो आप किसी भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में आप कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि हमारी जो लाइफ होती है ना वो बेसिकली जो हमारे फेथ्स होते हैं, जो हमारे बिलीफ्स होते हैं, उसके मुताबिक या तो एक्सपेंड करती है या कंस्ट्रक्ट कर जाती है। हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप जो एक फेथ है उसको यूज कर सकते हैं कि
आप अपने आप को आगे लेकर जाएं, तरक्की की राह पर आप गामजन हो के आपको जो भी चैलेंजेस वगैरह फेस करने पड़ते हैं आप उनको इजीली ओवरकम कर सकें। इसके बाद चैप्टर आता है ऑटो सजेशन। अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि माइंड वॉन्डरिंग होती है या जो एक रूमिनेशन होती है वो क्या होती है, क्यों होती है और हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। देखिए, जो हमारी सेल्फ टॉक होती है बेसिकली वही हमारा फ्यूचर क्रिएट कर रही होती है। हम जो अपने आप से बात कर रहे होते हैं वही हम रियलिटी में लेकर आते हैं। तो हमें जो हमारी सेल्फ टॉक है इसके बारे में बहुत मोहतात होना पड़ेगा। ऑटो सजेशन में बेसिकली हम अपने माइंड को जो पॉजिटिव अफर्मेशंस होती हैं, जो भी हम चीज अचीव करना चाहते हैं वो बेसिकली हम उसको कॉन्शियसली वो हम फीड कर रहे होते हैं। अगर हम अनकॉन्शियसली चलें तो बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन कॉन्शियसली हम ऑटो सजेशन के जरिए अपना जो माइंड है उसको अच्छे कामों के लिए या जो हम गोल अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। हम इस चैप्टर में बेसिकली देखेंगे कि ऑटो सजेशन क्या होती है, इसकी साइंटिफिक रीजन क्या है, कैसे हम इसको अपनी फेवर में यूज कर सकते हैं। इसके बाद चैप्टर आता है सेल्फ इमेज। अब इसको मैंने ऑटो सजेशन के साथ ही लिंक किया है क्योंकि ऑटो सजेशन ही है जिसकी वजह से हमारा एक सेल्फ इमेज क्रिएट होता है। देखिए, अगर हम ये बिलीव करते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं तो हम वो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने लिए उस तरह का एक सेल्फ इमेज क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए, जो हमारा सेल्फ इमेज होता है जो बेसिकली हमें बताता है कि हम कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हमने अपनी लिमिटेशंस को देखना है तो बेसिकली हमें अपने सेल्फ इमेज को देखना पड़ेगा कि हमने अपने आप को क्या अलाउ किया हुआ है, हमने अपने आप को क्या समझा हुआ है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सेल्फ इमेज क्या होता है और आप कैसे अपने लिए एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज, एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब ये वाकया आप सबने सुना होगा कि नासा हेडक्वार्टर्स में 1961 में जॉन एफ कैनेडी जो थे उनको एक जेनिटर मिला। अब वो जेनिटर जो था वो ये फ्लोर जो है वो साफ कर रहा था। कैनेडी ने उससे पूछा कि तुम इतना लेट हो गया, इतने लेट क्यों काम कर रहे हो? तो उस जेनिटर ने जवाब दिया कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं जो एक शख्स है उसको चांद तक जाने में उसकी हेल्प कर रहा हूँ। आई एम हेल्पिंग पुट अ मैन ऑन द मून। ये उसने जवाब दिया। अब वो ये जवाब भी दे सकता था कि मेरा ये काम है या मैं सफाई कर रहा हूँ, लेकिन ये उसका एक सेल्फ इमेज था, उसका एक माइंडसेट था जिसके मुताबिक वो चल रहा था। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने लिए आप एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव या जो आपको चाहिए वो सेल्फ इमेज आप क्रिएट करें, क्योंकि जब एक आप सेल्फ इमेज अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं, जो भी आप अपने आप को तस्वर कर रहे होते हैं आपको उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद जो चैप्टर है वो एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के बारे में है। ये जो एंजाइटी होती है, स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, ये बेसिकली जो हमारा एक सेल्फ इमेज होता है या जो हमारी एक ऑटो सजेशन होती है उसी में से निकल रहा होता है। तो मैंने इस जो चैप्टर है एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन रिलेटेड, इसको ऑटो सजेशन के साथ ही लिंक किया है। अब हम इस चैप्टर में डिफरेंट जो साइंटिफिक जो स्टडीज है वो देखेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है, डिप्रेशन होता क्या है। बाज लोग होते हैं वो अपने आप को कहते हैं मैं स्ट्रेस हूँ, डिप्रेस्ड हूँ। ऐसा नहीं होता। वो जिस सिचुएशन में होते हैं वो स्ट्रेस्ड होती है, वो होती है, वो किसी एंजाइटी का शिकार होते हैं। वो टेम्परेरी एक सिचुएशन होती है, उसमें वो लोग घिरे हुए होते हैं और वो वहां से निकल सकते हैं अगर उन्हें पता है कि उन्होंने इस चीज को कैसे हैंडल करना है। हम देखेंगे कि ऐसी कई स्टडीज हैं जिसमें ये नोट किया गया है कि ये जो स्ट्रेस है या डिप्रेशन है इसको अब लोग बीमारी के तौर पे देख रहे हैं, बल्कि ये जो अल्फाज हैं ये अब एक साथ आना शुरू हो गए हैं कुछ अर्सा से, क्योंकि जब भी कोई बंदा कोई भी उसको मसला होता है तो वो अपने आप को स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड कहना शुरू कर देता है। हम देखेंगे कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल ही चेंज कर लें तो हम बहुत हद तक इन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। अब इसके बाद जो चैप्टर आता है वो माइंडफुलनेस है। अब चूंकि हम इसको यूज कर सकते हैं उस ऑटो सजेशन को ओवरकम करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, तो मैंने इस चैप्टर को उस ऑटो सजेशन के साथ ही लिंक किया हुआ है। देखें, जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जबकि हम माइंडफुली प्रेजेंट नहीं होते तो बेसिकली हम वो टाइम अपनी जिंदगी का वो हिस्सा जाया कर रहे होते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि माइंडफुलनेस होती क्या है। ये सिर्फ एक बज़वर्ड है, सिर्फ एक चीज है जिसने पॉपुलैरिटी गेन कर ली है, या इसके कोई साइंटिफिक रीजंस भी हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से हम माइंडफुलनेस को अपनी ये जो डेली रूटीन्स हैं, अपनी जो डेली लाइव्स हैं, उनमें हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो मेडिटेशन के बारे में है। अब मेडिटेशन और माइंडफुलनेस इन दोनों को मैंने ऑटो सजेशन से ही लिंक किया हुआ है। मेडिटेशन के बारे में कहा जाता है कि आपको डेली ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के लिए मेडिटेट करना चाहिए, लेकिन अगर आप बिजी हैं तो आपको डेली ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए मेडिटेट करना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आप बिजी क्यों हैं। देखिए, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें मेंटल क्लैरिटी मिलती है और हमारा जो एक इमोशनल बैलेंस होता है उसको हम अचीव कर सकते हैं, उसको हम गेन करते हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि मेडिटेशन के बारे में साइंस क्या कहती है, क्या पावरफुल मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं और किस तरह हम इस मेडिटेशन को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं।
इसके बाद जो चैप्टर आता है वो इमेजिनेशन के बारे में है। इसमें हम देखेंगे कि जो हम चीजें इमेजिन कर रहे होते हैं, जो चीजें हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं, वो कैसे हमारे लिए बेसिकली एक लिमिटेशन क्रिएट कर रही होती है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आप किस तरह अपने लिए इमेजिनेशन को यूज कर सकते हैं कि आप अपने लिए एक सक्सेस रोड मैप जो है वो क्रिएट कर सकें और फिर जो आपके ड्रीम्स हैं आप उनको फुलफिल कर सकें। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो विजुअलाइजेशन के बारे में है। अब डिफरेंट स्टडीज हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स थे जो विजुअलाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे, इसलिए मैंने इसको सेपरेट चैप्टर बना दिया। विजुअलाइजेशन को मैंने इमेजिनेशन के साथ लिंक किया हुआ है। अब विजुअलाइजेशन है और इमेजिनेशन ये बाज़ औक़ात इंटरचेंजेबली ये दोनों वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रिक्टली बात करें तो जो इमेजिनेशन होती है वो बेसिकली हमारी एक क्रिएटिव थिंकिंग होती है। एक चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही होती लेकिन उस चीज को हम इमेजिन करते हैं। विजुअलाइजेशन में एक चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है, वो पहले से मौजूद होती है, लेकिन हम उसके कुछ मेंटल इमेजेस जो है वो क्रिएट करते हैं, उसको हम विजुअलाइज करते हैं। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि विजुअलाइजेशन क्या होती है, जो डिफरेंट पेपर्स हैं न्यूरोसाइंस में और साइकोलॉजी में वो क्या कहते हैं विजुअलाइजेशन के बारे में, जो बड़े बड़े एथलीट्स हैं वो कैसे इस विजुअलाइजेशन को यूज कर रहे होते हैं अपनी कामयाबी के लिए, कैसे वो अपने लिए कुछ ड्रीम्स, कुछ गोल्स जो है वो सेट करते हैं और फिर विजुअलाइजेशन को यूज करते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो डिसीजन है। अब मेरे ख्याल में ये जो चैप्टर है हर किसी को इसको पढ़ना चाहिए, हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए। खास तौर पर जो हमारे हुक्मरान लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं या जितने भी लोग किसी लीडरशिप रोल में, उनको इन डिसीजंस का जरूर पता होना चाहिए। अगर एक आम इंसान है तो उसको ऑटो सजेशन का पता होना चाहिए कि कैसे उसकी जो सेल्फ टॉक है उसको इफेक्ट कर रही होती है, लेकिन जो एक बंदा किसी पावर में है, पोजीशन में है, तो मेरे ख्याल में उसको डिसीजंस का पता होना चाहिए कि किस तरह जो वो डिसीजंस ले रहा होता है वो बेसिकली जो उसके मातहत या उसके आसपास या जो भी उसके साथ में लोग आते हैं वो भी उससे अफेक्ट हो रहे होते हैं। अब ये जो डिसीजंस होते हैं यही बेसिकली हमारी जो मंजिल होती है उसको शेप करते हैं। आज जो हम डिसीजंस ले रहे हैं उसके जो भी आउटकम्स हैं, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो हम कल उनको फेस करेंगे या कल हम उनको एंजॉय करेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है, हम इफेक्टिवली डिसीजन कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कैसे आज के दिन में खड़े हैं और हमने एक डिसीजन सेट करना है और हमें नहीं पता कि उसका आउटकम क्या होगा, लेकिन हम अपने लिए एक ऐसा डिसीजन सेट कर लेते हैं कि जो हमें एक फार रीचिंग इफेक्ट्स देता है कि अगर हम चले भी जाते हैं इस दुनिया में नहीं भी होते, लेकिन जो हमने डिसीजन लिया होता है वो बेसिकली हिस्ट्री का एक पार्ट बन जाता है। तो क्या ऐसे रूल्स होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, कैसे लोगों ने ऐसे डिसीजंस लिए हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो गोल्स के बारे में है। अब जारी बात है, जो हम डिसीजंस ले रहे होते हैं बेसिकली हम कुछ गोल्स सेट कर रहे होते हैं, तो मैंने ये जो गोल्स हैं इसको डिसीजंस जो चैप्टर है उसके साथ लिंक किया हुआ है। जिम रॉन ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने गोल्स के बारे में सीरियस ना हुए, अपने आप को लेकर या आपके जो गोल्स हैं उनको लेकर आप सीरियस ना हुए, तो कुछ सालों तक आप वो चीजें पहन रहे होंगे जो कि आप नहीं पहनना चाहते थे, वो चीजें आप ड्राइव कर रहे होंगे जो आप नहीं ड्राइव करना चाहते, और आप वो होंगे जो आप नहीं चाहते कि मैं वो हूँ। तो उनका मतलब ये था कि अगर आप अपने आप को खुद शेप नहीं करेंगे, अपनी डेस्टिनी आप चूज नहीं करेंगे, तो कोई और चूज करेगा, या फिर आप जब इसको फ्री हैंड दे देंगे तो फिर आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे या आपको एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो कि आपको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अगर आप उस स्टेज पर नहीं जाना चाहते तो इसलिए बेहतर है आज अपने गोल्स अपने लिए सेट करें। हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि गोल किस तरह से सेट किए जाते हैं, गोल्स होते क्या हैं, इसके बारे में जो न्यूरो साइंस है या साइकोलॉजी है वो क्या कहती है, कैसे हम अपने लिए एक प्लान क्रिएट कर सकते हैं कि हम उन गोल्स को अल्टीमेटली अचीव कर सकें। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो परसिस्टेंस के बारे में है, साबित कदमी के बारे में है। अब देखिए, आप कोई गोल अपने लिए सेट करते हैं, उसको अचीव करना चाहते हैं, तो हर्डल्स आपको पेश आएंगी आएंगी। अब बजाय इसके कि आप परेशान हो जाएं, आप नाकाम हो जाएं, आप वो रास्ता छोड़ दें, ये करने की बजाय आप जो भी आपकी पावर्स है, जो आपकी इस्तेदाद में है, जो आप कर सकते हैं वो आप करें। आप कुछ टाइम देकर देखें, साबित कदम रहकर देखें, आपको ये पता चलेगा कि जो चीज आपको लग रही थी कि मुझे हो सकता है सालों में ना मिले, वो आपको महीनों में भी मिल सकती है, लेकिन आपको परसिस्ट होना पड़ेगा। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप रेजिलियंस अपने अंदर ला सकते हैं, कैसे आप परसिस्ट कर सकते हैं, कैसे जो लोग हैं जो कामयाब हुए हैं उन्होंने परसिस्ट किया और कैसे उनको क्या रिजल्ट्स मिले जो कि आपको भी मिल सकते हैं अगर आप परसिस्ट करेंगे, अगर आप होंगे। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो पावर ऑफ द मास्टरमाइंड आता है। जिस तरह कहा जाता है कि आप जो 5 लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है तो छठे आप होते हैं, तो इसी तरह से आप जिन 5 आइडियाज, जिन 5 माइंड्स के साथ अपनी जो जिंदगी है वो सर्व कर रहे होते हैं, आप उसी आइडिया में, उसी माइंड में आप अपने आप को देखेंगे। इस चैप्टर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि मास्टरमाइंड होता क्या है, कैसे हम अपने लिए एक मास्टरमाइंड ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए।
इसके बाद जो चैप्टर आता है वो द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन आता है। अब बेसिकली ये जब नेपोलियन हिल ने ये चैप्टर लिखा था उस वक्त भी ये एक टैबू वर्ड था। उसके बाद नेपोलियन हिल ने भी कोई ऐसा इस पर इतनी ज्यादा बात नहीं की, और इसके बाद जो भी लोग आए हैं, अर्ल नाइटिंगेल थे या बॉब प्रॉक्टर है जो कि नेपोलियन हिल्स की टीचिंग्स को बेसिकली फर्दर कर रहे थे, उन्होंने भी इस पर इतनी बात नहीं की। लेकिन कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आपको इस चीज पर मिल जाएंगी, जो नेपोलियन हिल कहना चाह रहे थे और जो दूसरी जो बुक्स इस सब्जेक्ट पर लिखी गई हैं उनका जो क्रक्स है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये जो हमारी रॉ एनर्जी है इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं अपनी कामयाबी के लिए। इसके बाद जो चैप्टर आता है ये ब्रेन के बारे में है। इसमें हम देखेंगे कि ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है, इसके अंदर जो डिफरेंट इसके पार्ट्स होते हैं वो हमारी किन चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जब हम कोई एक्शन लेते हैं स्पेसिफिक, तो किस तरह हमारे ब्रेन का एक स्पेसिफिक पार्ट जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा होता है और एक पार्ट जो होता है वो वीकन हो रहा होता है। अगर हमें ये समझ आ जाए कि हमारे ब्रेन किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसको कैसे हमने अपनी फेवर में इंटरप्रेट करना है या कैसे हमने उसको एक एम्पावरिंग वे में हमने उसको टैकल करना है, तो हम किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं आता या आपको फोकस रहना नहीं आता तो कोई दूसरा बंदा इसको कंट्रोल करेगा और आपको अपने फोकस में ले जाएगा। इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ब्रेन फंक्शंस क्या होते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी थॉट्स जो होती हैं या जो हमारे एक्शंस होते हैं, हमारे बिहेवियर्स होते हैं, ये किस तरह से क्रिएट होते हैं। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में है। अब ये ब्रेन का एक पार्ट होता है तो मैंने इसको ब्रेन के साथ ही लिंक किया हुआ है। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सबकॉन्शियस क्या होता है, ये जो एक ब्रेन का एक ऑटो पायलट सिस्टम होता है ये कैसे काम करता है, ये किस तरह से हमें हेल्प कर सकता है क्रिएटिव होने में, या जो हम एक यूरिका मोमेंट्स हमने जो अपनी जिंदगी में फाइंड करने होते हैं वो कैसे उनमें हमारी हेल्प कर सकता है। यूरिका मोमेंट्स का मतलब है कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसके जवाब हमें बाहर नहीं पता चल रहे होते लेकिन अचानक वो हमारे सामने आ जाते हैं, तो ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है बेसिकली ये हमारी हेल्प करता है। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हम किस तरह से इस सबकॉन्शियस माइंड को अपने ब्रेन की तरह इन दोनों को मिलाकर अपने फेवर में यूज कर सकते हैं, कैसे हम इस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो चैप्टर आता है वो माइंडसेट है। अब ब्रेन जो है ये बेसिकली फिजिकल ऑर्गन होता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है, लेकिन ये जो माइंड है ये बेसिकली हमारी जो इंटेलेक्ट होती है, हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, मेमोरीज हैं, इन सबको मिलाकर एक माइंड बनता है। माइंड को बेसिकली जो हमारा ब्रेन होता है उसकी जो एक्टिविटी होती है उसका रिजल्ट कंसिडर किया जाता है। तो अब ये जो माइंडसेट है ये बेसिकली हमारे जो एस्टेब्लिश्ड जो एटीट्यूड्स होते हैं, जो हमारे बिलीफ्स होते हैं या जो हमारी assumptions हैं, जिससे हमारी परसेप्शंस या हमारी थिंकिंग वगैरह या जो हमारे बिहेवियर्स हैं, हमारे एक्शंस हैं वो सेट होते हैं, ये बेसिकली माइंडसेट कहलाता है। ये बेसिकली एक लेंस होता है जिसके जरिए से हम इस दुनिया को देखते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। हमारा जो माइंडसेट होता है उसके हिसाब से हम इस दुनिया को देख रहे होते हैं और इस हिसाब से हम इसको डील कर रहे होते हैं। एक राइटर ने बात की थी कि एक जो इंसान होता है वो दूसरों से जो डिस्टिंक्शन रखता है वो यही होती है कि उसमें एक माइंड होता है। अदरवाइज जो एक इंसान के अंदर चीजें मौजूद होती हैं एक उसकी बॉडी में, वो आप किसी भी जानवर में पा सकते हैं, किसी भी जानवर में वो सब कुछ होता है, उनमें ब्रेन भी होता है, लेकिन जो हमारा माइंड होता है, जो हमारा माइंडसेट होता है, ये हमें उन सब से डिस्टिंग्विश करता है। अब ये जो बेसिकली हमारा माइंडसेट होता है ये वो बेसिक फाउंडेशन होती है, ये वो ग्राउंड होती है जिस पर हमारी जो भी कामयाबी या नाकामी होती है उसका दारोमदार होता है। इस चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे कि माइंडसेट होता क्या है और किस तरह हम अपने लिए एक ग्रोथ ओरिएंटेड जो होता है, एक जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो पैराडाइम से रिलेटेड है। पैराडाइम बेसिकली एक मेंटल प्रोग्राम होता है जिसका हम पर एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है, जो कि हमारे जो भी हैबिचुअल बिहेवियर्स होते हैं उन सबको डील कर रहा होता है। अब ऑलमोस्ट हमारा हर बिहेवियर जो होता है वो हैबिचुअल होता है। अगर आप ये देखें कि आपकी इनकम क्या है या आपका वेट क्या है या आप इस वक्त किस स्टेज पर हैं, तो ये सब कुछ जो है ये आपके पैराडाइम्स का रिजल्ट है। अब ये जो हमारे पैराडाइम्स होते हैं ये बेसिकली फॉर्म होते हैं हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके जरिए से, या जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, या जो हमारा स्कूल होता है, या जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनके जरिए से हम कुछ पैराडाइम्स जो है वो अपने डेवलप कर लेते हैं। अब जो भी हमारी परसेप्शंस होती हैं या क्रिएटिविटी होती है, इफेक्टिवनेस होती है या प्रोडक्टिविटी होती है, या जो भी हमारी लॉजिक्स हैं, एबिलिटीज हैं, या जो भी हम पैसा कमाते हैं, जितने भी हम कामयाब होते हैं, ये बेसिकली सब हमारे जो पैराडाइम्स होते हैं ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब हम में ये एबिलिटी मौजूद है कि हम अपने पैराडाइम्स को चेंज कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि पैराडाइम्स होते क्या हैं और कैसे हम उनको चेंज कर सकते हैं, कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं अपनी कामयाबी के लिए।
अब इसके बाद जो चैप्टर आता है वो पर्सपेक्टिव है। अब हमें कामयाब होने के लिए और एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए एक अच्छे पर्सपेक्टिव की बहुत जरूरत है। अब जिस तरह आपने सुना होगा कि आपके साथ जो हो रहा है आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद क्या होगा या आपका रिएक्शन क्या होगा, ये चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये बेसिकली आपका पर्सपेक्टिव होता है। अब आप अपना पर्सपेक्टिव किसी तरह में डिजाइन कर सकते हैं। आप चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज के तौर पर देख सकते हैं, जो आपकी नाकामियां हैं आप उनको सबक समझ सकते हैं, या जो आपकी जो जिंदगी है बजाय इसके कि आप उसको मायूसी का नाम दें, आप उसको एक ग्रोथ की जर्नी भी समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि पर्सपेक्टिव्स होते क्या हैं और किस तरह हम अपने लिए एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो चैप्टर आता है वो हैबिट से रिलेटेड है। अब हैबिट्स बेसिकली हमारी कुछ अनकॉन्शियस थॉट्स होती हैं। पहले हम खुद ट्राई करते हैं, कुछ हैबिट्स बना लेते हैं, लेकिन फिर वो हमारी अनकॉन्शियस थॉट्स हो जाती हैं। वो हमारी जो बॉडीज होती हैं, हमारे जो न्यूरल पाथवेज होते हैं, उन चीज़ों को सीख लेते हैं और वो अल्टीमेटली हमारी किसी भी इंटरवेंशन के बगैर उन हैबिट्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये जो हैबिट्स होती हैं ये बेसिकली हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स होती हैं, हमारे अनकॉन्शियस बिहेवियर्स होते हैं और हमारे अनकॉन्शियस इमोशंस होते हैं। अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी क्या कहती है हैबिट्स के बारे में, हम जो अच्छी हैबिट्स हैं वो कैसे डेवलप कर सकते हैं, जो हमारी बुरी हैबिट्स हैं हम कैसे उनको इजीली खत्म कर सकते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि हम माइंडफुल कैसे रह सकते हैं। अब ये ना हो कि हम अपने लिए एक हैबिट क्रिएट कर लें और वो हमें अभी तो कुछ फायदा दे रही है, लेकिन इन दी एंड वो हमें डिक्लाइन की तरफ लेके जा रही हो। अब हमें पता होना चाहिए, माइंडफुल होना चाहिए, कोई प्रोसेस होना चाहिए जिसे हम उनको जो हमारी हैबिट्स हैं उनको देखते रहें, और जब भी हमें कुछ उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है तो वो हम चेंजेस उसमें करते रहें। अब ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद जो चैप्टर आता है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। अब हम सब ये सोचते हैं कि जो इंटेलिजेंस है इसका मतलब है कि मैं बहुत ज़हीन होऊंगा या मुझे बहुत ज़हीन होना चाहिए, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि इंटेलिजेंस का जो मेजर है वो हमारी एबिलिटी है कि हम खुद को चेंज कर सकते हैं। एल्विन टॉफलर ने कहा था कि जो 21वीं सेंचुरी के, जो 21वीं सदी के इलिटरेट होंगे, जो अनपढ़ लोग होंगे, वो लोग नहीं होंगे जो कि लिख नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते, बल्कि वो लोग होंगे जो अनलर्न नहीं कर सकते और रीलर्न नहीं कर सकते। अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अडेप्टेबल हो सकते हैं ताकि जो भी सिचुएशन हमें फेस करना पड़ती है हम उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकें। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो है ह्यूमंस आर इमिटेटर्स। हम बेसिकली किसी को इमिटेट करके, किसी को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। जिसमें हम बच्चों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और जो हमारा एक तरीकाकार होता है सीखने का उसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद जो चैप्टर आता है ये क्रिएटिविटी पे है। जो ह्यूमंस आर इमिटेटर्स और क्रिएटिविटी है, इसको मैंने जो चैप्टर इंटेलिजेंस है उसके साथ ही लिंक किया हुआ है ताकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले और जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो एक ही जगह पर अवेलेबल हो। देखिए, जब भी हम क्रिएटिविटी के बारे में सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये बेसिकली कोई एक इवेंट है या कोई एक नेचुरल स्किल है, कोई एक ऐसा हुनर है जो कि कुछ लोगों के पास होता है और कुछ के पास नहीं होता। लेकिन रिसर्च बेसिकली बताती है कि क्रिएटिविटी और नॉन क्रिएटिविटी, यानी क्रिएटिव होना और क्रिएटिव ना होना, ये दोनों चीजें सीखी जाती हैं। अब अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं, आप उसको टाइम देते हैं, आप उस पर मेहनत करते हैं, आप फीडबैक लेते हैं, आप उसको चेंज करते रहते हैं, आप अगर परसिवियर करते हैं, आप परसिस्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली आप भी क्रिएटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते रहेंगे कि ये जो क्रिएटिविटी है ये सिर्फ कुछ लोगों के हद तक महदूद है, मैं नहीं हो सकता, तो फिर आप नॉन क्रिएटिव ही रहेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि क्रिएटिविटी होती क्या है, क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं जो क्रिएटिव लोग हैं वो यूज कर रहे हैं, जो आप और मैं भी यूज कर सकते हैं क्रिएटिव होने के लिए। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम इनोवेटिव आइडियाज जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम वो यूरिका मोमेंट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे हम जो एक कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं किसी भी फील्ड को लेकर, वो कैसे हम क्रिएटिविटी के थ्रू वो हासिल कर सकते हैं। अब इसके बाद जो चैप्टर आता है वो है इंट्यूशन। अब इसको मैंने क्रिएटिविटी और जो इंटेलिजेंस है इन चैप्टर के साथ ही लिंक किया हुआ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो नैपिंग टेक्निक्स थी वो हमने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें देखी है कि किस तरह से वो इन नैप्स को यूज करते थे अपनी इंट्यूशन को अचीव करने के लिए। अब आइंस्टाइन ये कहते थे कि ये जो इंट्यूटिव माइंड है ये बेसिकली एक गिफ्ट है, एक सेक्रेट गिफ्ट है, और जो रैशनल माइंड है, जो हमारा सोचने वाला माइंड है, वो हमारा फेथफुल सर्वेंट है। यानी जो हमारा इंट्यूटिव माइंड है उससे हमें कुछ सीखना चाहिए और जो हमारा रैशनल माइंड है उससे हमें काम लेना चाहिए। लेकिन आइंस्टाइन कहते हैं कि ये जो सोसाइटी है ये बेसिकली उस सर्वेंट को, जो कि हमारा रैशनल माइंड है, उसको ऑनर कर रही है कि यही सब कुछ है, और जो हमारी इंट्यूशन है उसको ये भूल गई है। अब ये जो चैप्टर है इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंट्यूशन क्या होती है, न्यूरोसाइंसेस के बारे में क्या कह रही है, साइकोलॉजी क्या कह रही है, और किस तरह से हम जो अपना इंट्यूटिव माइंड है उसको डेवलप कर सकते हैं, अपनी जो इंट्यूटिव फैकल्टीज है उनको हम डेवलप कर सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे हम इस इंट्यूशन को यूज कर सकते हैं अपने जो हमारे डिसीजंस हैं उनको गाइड करने के लिए, कि कब हमें इस इंट्यूशन पर रिलाई करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। और हम देखेंगे कि ये जो इंट्यूशन है ये कैसे हमारी क्रिएटिविटी में हमारी हेल्प करती है।
अब इसके बाद जो चैप्टर आता है वो है सिक्स सेंस। अब इस चैप्टर को भी मैंने क्रिएटिविटी और जो इंटेलिजेंस वगैरह है उनके साथ लिंक किया हुआ है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि ये सिक्स सेंस बेसिकली एक फैकल्टी होती है जिसके थ्रू आपको जो आने वाले डेंजर्स होते हैं उनके बारे में बताया जाता है और जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनके बारे में भी बताया जाता है। अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि सिक्स सेंस होती क्या है, न्यूरोसाइंसिस के बारे में क्या कहती है, हम इस सेंस को कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे हम इसको अपनी फेवर में यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में है। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस ये नहीं होती कि हमने दूसरों के साथ जो है वो अच्छा रहना है, नाइस रहना है, या हमने अपने जो इमोशंस है उनको सप्रेस करना है। बल्कि ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसका मतलब ये है कि हमने अपने इमोशंस को समझना है, हमने उनको मैनेज करना है और हमने उनको यूज करना है कि हम जब भी किसी सिचुएशन में होते हैं तो बजाय इसके कि हम इमोशन से ओवरकम हो जाए, हम उनको अपनी फेवर में यूज करें। अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो क्या होती है, इसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, न्यूरो साइंसेस के बारे में क्या कहती है और साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है, और किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स को और अपनी लीडरशिप एबिलिटीज को इनहेंस करने के लिए। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो किड्स के बारे में है। जिस तरह के हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया है कि हम इसमें हंगेरियन जो साइकोलॉजिस्ट थे लेस्लो पोलगर, और हम उनकी जो एक मेथोडोलॉजी है कि किस तरह से उन्होंने अपनी बेटियों को चेस प्रोडिजीज बनाया, वो चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। हम थॉरली देखेंगे कि उनके क्या व्यूज हैं, क्या उन्होंने टाइम टेबल सेट किया था, क्या उनका कोर्स था, किस तरह वो उन चीजों को लेकर चल रहे थे, क्या उन्होंने कामयाबी हासिल की है और कैसे की है। लेस्लो पोलगर का बेसिकली ये बिलीफ था कि अगर आप अपने बच्चे को अर्ली एज में ट्रेन करना शुरू कर देते हैं तो जिस भी फील्ड में आप उसको ट्रेन कर रहे होते हैं वो उस फील्ड में जीनियस बन जाएगा, उसका एक एक्सेप्शनल टैलेंट होगा। उसने तजर्बे के तौर पर अपनी 3 बेटियों को इस तरह से रेज किया, उनकी इस तरह से परवरिश की। वो जो तीनों बेटियां हैं वो चेस ग्रैंड मास्टर्स हैं, तीनों चेस प्रोडिजीज हैं, और जो सबसे छोटी बेटी है वो बेस्ट फीमेल प्लेयर इन द हिस्ट्री कंसिडर की जाती है। देखिए, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बड़ों की, अडल्ट्स की तो मदद कर ही रहे होते हैं, लेकिन बच्चों को सिखाने का फायदा ये है कि उनको अर्ली स्टेज में कुछ मदद मिल जाएगी। जो चीजें उन्होंने बड़े होकर फेस करनी है और फिर उनको ओवरकम करना है, वो ऑलरेडी उनको पता होगा कि ये इश्यूज है, इनको इस तरह से अवॉइड किया जा सकता है या इस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो थिंक लाइक अ फ्यूचरिस्ट है। इसमें जो जेन मैगनिगल है उनकी जो बुक है इमेजिनेबल, उसको हम थॉरली इसमें डिस्कस करेंगे। ये चीज हम इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो हमारा फ्यूचर होता है ये इनएविटेबल नहीं होता कि इसने होना ही होना है, ये मतलब अचानक से नहीं आ जाता। ये जो हमारे एक्शंस होते हैं इसके जरिए से हम इसको शेप कर रहे होते हैं। बेसिकली जब हम कोई अनइमेजिनेबल चीज इमेजिन करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता हम डे ड्रीम कर रहे हैं या हम रियलिटी से भाग रहे हैं, बल्कि हम रियलिटी के साथ खेल रहे होते हैं। हम ये देख रहे होते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसे कौन से रिस्क्स हैं जो हमसे ओवरलुक हो गए हैं। अब इस फ्यूचर सिमुलेशन के थ्रू हम उन रिस्क्स को और उन अपॉर्चुनिटीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फ्यूचरिस्ट क्या होते हैं, वो किस तरह से सोचते हैं, आप एक फ्यूचरिस्ट जो माइंडसेट है वो किस तरह से कल्टीवेट कर सकते हैं, फ्यूचर सिमुलेशन क्या होती है, डिफरेंट सिनेरियोज क्या है, ये सारी चीजें किस तरह से काम कर रही होती है। अब इसके बाद जो लास्ट चैप्टर आता है उसमें जो कुछ भी हमने पढ़ा होगा उस सब को हम इंटीग्रेट करेंगे, हम उसको एज अ होल देखेंगे। शुरू में जो चैप्टर था वो तो कंप्लीट जो कोर्स था उसके बारे में बताया गया था कि ये कोर्स किस तरह आपकी हेल्प कर सकता है। वो बेसिकली चैप्टर नहीं है, वो ओवरऑल जो हमारा कोर्स है उसका एक ओवरव्यू था। अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17 है, इसके अंदर जो हम कंप्लीट हमने कोर्स जो चीजें हमने पढ़ी होंगी उसको हम एज अ होल देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम इन चीजों को अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। देखिए, हमने जिस तरह इंट्रोडक्शन में बारहा ये डिस्कस किया है कि हमने बेसिकली ये सीखना है कि हमारे माइंड जो है, हमारे जो ब्रेन्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, और फिर हम उनका कंट्रोल हासिल करेंगे, और फिर जो हम अपनी फेवर में बेस्ट समझते हैं, जो हमारा एक एम्पावरिंग वे है कि इस तरह से हम इस चीज को लेकर चलेंगे, हम वैसे ही हर इन्फॉर्मेशन को, हर सिचुएशन को टैकल कर रहे होंगे। ये कोर्स बेसिकली आपको बताएगा कि किस तरह से आप एक पर्पसफुल और एक जो फुलफिल्ड लाइफ है वो आप गुजार सकते हैं। अब ये जो चैप्टर है इसका पर्पस ये होगा कि आपको ये ना लगे कि आपने कुछ प्रिंसिपल सीख लिए हैं और आपको पता नहीं कि आपने उनको यूज कैसे करना है। इस चैप्टर में हम देख रहे होंगे कि किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप अपने जो डिफरेंट फेजेस हैं जिंदगी के, या डिफरेंट जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं हमारी पर्सनैलिटी के, उन पर इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे होंगे। अब आपको जिस भी प्रिंसिपल की जरूरत है आप उसको अभी अपनी लाइफ पर अप्लाई करके जो भी आप चेंजेस चाह रहे हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। इन प्रिंसिपल्स के जरिए आप अपना जो पोटेंशियल है उसको समझ सकेंगे, उसको ओन कर सकेंगे, और जो आपके गोल्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आप उनको अचीव कर सकेंगे। अभी जिस तरह हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो के एंड पर ये चीज डिस्कस की
थी कि कामयाब होने के लिए बेसिकली आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपकी आउटकम क्या है, आप रिजल्ट क्या चाहते हैं। फिर उसके बाद आपने सेकंड स्टेप में एक्शन लेना है, जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड एक्शन है। फिर थर्ड स्टेप में आपने बेसिकली ये चीज देखनी है कि आप जो एक्शन ले रहे हैं वो आपको जो आपके गोल्स हैं वो अचीव करने में हेल्प कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो आपकी हेल्प कर रहा है तो ठीक है, डबल डाउन उस पर मेहनत करते रहे। लेकिन अगर वो हेल्प नहीं कर रहा तो आप अपनी जो स्ट्रेटजी है या जो आपके अपने एक्शंस हैं उनको चेंज करें। तब तक उनको चेंज करते रहें जब तक कि आपको जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिल नहीं जाता। अब अगर आप एक कामयाब जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं तो आपको कुछ कमिटेड डिसीजन जो है वो करना होंगे, और फिर आप उन डिसीजन पर स्टिक करेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। आप उन डिसीजन को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने अपने लिए एक डिसीजन सेट कर लिया तो आपको भी आज नहीं पता कि कल उसके क्या फार रीचिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर आपने अपने लिए एक राइट डिसीजन सेट किया हुआ है। लेकिन उन इफेक्ट्स तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जो है वो परसिस्ट करें और देखें कि आपको क्या आउटकम मिलता है। अगर इस दौरान में आपको अपना डिजायर्ड आउटकम नहीं मिल रहा तो सारी बात है आप लीनियंट होंगे, अडेप्टेबल होंगे और आप जो अपनी अप्रोच है उसको चेंज करेंगे। आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आपके अंदर एक अनवेवरिंग फेथ होना चाहिए, एक बिलीफ होना चाहिए कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। आपको परसिस्ट करना चाहिए। अब अगर आपके पास ये चीजें अवेलेबल नहीं है तो आप ये जो रेफरेंसेस है ये आप ले सकते हैं किसी भी बुक से, किसी भी मूवी से, किसी भी ड्रामा से। आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, किसी दूसरे बंदे के भी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, या इवन अपनी इमेजिनेशन से भी आप ये चीजें गैदर कर सकते हैं। जब आपका एक बिलीफ होता है किसी भी चीज को लेकर तो आपका जो माइंड होता है वो बेसिकली उसका जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है वो हर उस चीज को फिल्टर आउट कर रहा होता है जो कि आपको लगता है कि आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। जब आपका एक फेथ होता है, आप किसी चीज को रेलेवेंट समझ रहे होते हैं तो आपका ब्रेन जो है, आपका जो दिमाग है उसको फ्यूशन में लाने के लिए, उसको पैदा करने के लिए हर कोशिश करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक डेली बैटल है, रोज आपको ये जंग लड़नी है। ये नहीं है कि आपने एक दिन में ये सारी चीजें सीखनी है और वो हर दफा आपकी मदद करती रहेंगी, बल्कि आपको रोजाना इन चीजों को परस्यू करना होगा और इन पर आपको डिटरमिन्ड रहना होगा, कमिटेड रहना होगा। अब डिफरेंट एनएलपी पैटर्न्स भी होते हैं, टेक्निक्स भी होती हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकती हैं, आपको बता सकती हैं कि आपने किस तरह से ये जो आपके प्रिंसिपल्स हैं इनको स्टिक करना है, किस तरह से ये प्रिंसिपल्स जो है वो आपने अपने माइंड में बर्न करने हैं। अब ये जो डिफरेंट एनएलपी टेक्निक्स हैं ये हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। अगर आप कामयाब रहना चाहते हैं तो आपको हमेशा एक जो रिसोर्सफुल स्टेट होती है उसमें रहना चाहिए, क्योंकि जो आपकी रिसोर्सफुल स्टेट होती है वो बेसिकली डिटरमिन करती है कि आप रियलिटी को कैसे देख रहे होते हैं, आपके डिसीजंस क्या होते हैं और आपके एक्शंस क्या होते हैं। क्योंकि जो आपका बिहेवियर होता है, आपकी जो चॉइसेस या आपके जो एक्शंस होते हैं वो बेसिकली आपकी एबिलिटी की वजह से नहीं होते, बल्कि जिस स्टेट में आप उस वक्त होते हैं उसकी वजह से आप वो एक्शंस ले रहे होते हैं। तो अपनी एबिलिटीज को और अपने एक्शंस को चेंज करने के लिए जरूरी है कि हम जो अपनी स्टेट है उसको चेंज करें। देखें, अब अगर हमें कुछ बेटर आंसर्स चाहिए, कुछ हमने बेटर एक्शंस लेने हैं तो बेसिकली हमें कुछ बेटर क्वेश्चंस पूछना पड़ेंगे। हम हमेशा अपने आप से कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं। जब हम सोच रहे होते हैं तो बेसिकली तब भी हम अपने आप से कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं। सो अगर हम अपनी लाइफ की क्वालिटी चेंज करना चाहते हैं तो बेसिकली हमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारी क्वालिटी क्वेश्चंस की चेंज हो जाएगी तो हमारे जो आंसर्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, हमारा जो आउटकम है, जो रिजल्ट्स हैं, जो हम एक्शंस लेंगे और जो हमारी लाइफ है वो भी अल्टीमेटली चेंज हो जाएगी। देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी एक्सपीरियंस को अगर आप कोई वर्ड्स अटैच कर देते हैं तो वो जो वर्ड्स होते हैं बेसिकली वो एक्सपीरियंस बन जाते हैं। तो इसीलिए जब हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं तो वो बेसिकली सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, बल्कि उन वर्ड्स के अंदर हमारे इमोशंस होते हैं। तो जो भी हम वर्ड्स यूज करते हैं ये सिर्फ हमें इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि जिन लोगों को हम वो वर्ड्स कन्वे करते हैं उनको भी ये इमोशनली इम्पैक्ट करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप देखें कि अगर आप कुछ लोगों की तरह हो जाते हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स की तरह हैं, अपने भाई बहन की तरह हैं, तो आप कभी गौर कीजिएगा कि उनके जो स्पेसिफिक जो उनके वर्ड्स हैं, जो उनके जो भी सिग्नेचर वर्ड्स हैं, वो बेसिकली किसी कंडीशन में आप वो यूज कर रहे होते हैं। जब आप वो वर्ड्स यूज करते हैं तो आप सिर्फ एक वर्ड यूज नहीं कर रहे होते, बल्कि उनकी जो कंप्लीट एक फिजियोलॉजी होती है, जो कंप्लीट एक जिस वजह से उन्होंने वो वर्ड्स कहे होते हैं वो सारा कुछ आपके अंदर हो रहा होता है। अब आपको पता नहीं चल रहा होता, अनकॉन्शियसली अब ये सब कर रहे होते हैं। अब अगर आप कॉन्शियस होकर इस चीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप किसी के जो वर्ड्स हैं, जो वो किसी भी, अगर कोई गुस्सा है उस सूरत में अगर वो निकालते हैं, खुशी की सूरत में वो कोई वर्ड्स निकालते हैं, या जो भी उनके स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, जब भी आप वो बोलते हैं तो वो आप सिर्फ वर्ड्स नहीं बोलते, बल्कि किसी ना किसी तरह आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी आ रहे होते हैं।
तो बेसिकली हम जो वर्ड्स कैरी करते हैं, जो हम अडॉप्ट करते हैं, हमें उसके बारे में बहुत मोहतात होना पड़ेगा कि चाहे वो हमारा एक कल्चर है या हम इंडिविजुअली भी बात करें, तो जो हम वर्ड्स बोलते हैं वो हम बेसिकली किसी से हम जो सीख रहे होते हैं वो हम सिर्फ वर्ड्स नहीं सीख रहे होते, वर्ड्स नहीं बोल रहे होते, बल्कि हम उनके इमोशनल पैटर्न्स भी हमारे साथ लेके आ रहे होते हैं। इसमें जो हमारे मेटाफोर्स होते हैं वो भी आ सकते हैं। हम कहते हैं कि लोग जो वो बुरे होते हैं, पैसा जो होता है वो गलत चीज होती है, अच्छे लोग कामयाब नहीं होते। अब ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं ये बेसिकली वर्ड्स नहीं है, इनके पीछे एक हमारा पूरा माइंडसेट है। तो हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि जो वर्ड्स हम अडॉप्ट कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, वो बेसिकली उनके क्या मतलब क्या होते हैं और हम उनको क्यों यूज कर रहे होते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में और अपनी जॉब में कामयाब होना चाहते हैं तो आपके जो इमोशंस हैं उनको आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से इमोशंस हैं, आप किन कंडीशंस में उनको एक्सपीरियंस करते हैं, क्या आपका उनको रिस्पॉन्स होता है और कैसे आप उनको टैकल कर सकते हैं। अपनी जो थॉट्स हैं या आपके इमोशंस हैं उन पर नजर रखें कि ये क्या है, बेसिकली आपको क्यों ऐसी थॉट्स या ऐसे इमोशंस जो है वो फेस करना पड़ रहे हैं। जैसे ही आपको लगता है कि आप किसी नेगेटिव फीलिंग की तरफ जा रहे हैं तो फौरन उस पैटर्न को इंटरप्ट करें और कुछ ऐसी चीज की तरफ अपने आप को लेकर जाएं जो कि आपके लिए प्रोडक्टिव हो। अब कंटिन्यूसली कामयाब होने के लिए, आगे से आगे बढ़ने के लिए आपको अपने लिए एक कंपेलिंग फ्यूचर क्रिएट करना पड़ेगा। एक कंपेलिंग फ्यूचर का जो एक विजन है वो लेकर चलना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, उनको पता होता है कि उन्होंने क्या करना है, कुछ उनके अंदर ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन वो उन ख्वाहिशों पर अमल नहीं करते क्योंकि बेसिकली उनको पता नहीं होता, उनको यकीन नहीं होता कि वो कामयाब भी हो जाएंगे या उनका कोई ऐसा फ्यूचर भी हो सकता है। तो इसका हल ये है कि आप जो भी अपने लिए मैक्सिमम इमेजिन कर सकते हैं वो इमेजिन करें। जो भी आपको लगता है कि आपके लिए पॉसिबल हो सकता है उस चीज के आप ख्वाब देखें। कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर तलाश करें जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे, आपको फोर्स करती रहे कि आप आगे से आगे जाते रहें, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अब जो चीजें आपको रिस्ट्रिक्ट करती हैं वो बेसिकली एक तो आपकी इमेजिनेशन होती है और दूसरी आपकी कमिटमेंट होती है। जितनी आपकी इमेजिनेशन है और जो आपका कमिटमेंट लेवल है वो बेसिकली डिटरमिन करेगा कि आप अपनी जिंदगी में किस हद तक कामयाब होंगे या आपने जो अपने लिए गोल सेट किए हुए आप उनको अचीव कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। देखिए लोगों को इंटरप्रेट करने के लिए, लोगों को समझने के लिए ये चीज जान लें कि जो लोग होते हैं वो बेसिकली जो उनके एक्शंस होते हैं या जो उनकी चॉइसेस हैं या जो भी उनके बिहेवियर्स हैं वो बेसिकली उन लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। हर इंडिविजुअल का अपना एक तरीका होता है जिसके जरिए से वो एक रीजनिंग लेकर आता है। हर बंदे का एक इंटरनल सिस्टम होता है जिसमें से वो गुजरता है और वो देखता है और वो डिसाइड करता है कि बेसिकली जो चीज अब वो फेस कर रहा है उसका क्या मतलब है और अब उसने उस चीज को लेकर क्या करना है। अब जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके लिए मुख्तलिफ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और वो जो लोग हैं वो बेसिकली अपनी जो कंडीशनिंग है या उनका जो पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से उन चीजों को इंटरप्रेट कर रहे होंगे। अब लोगों के जो बिहेवियर्स होते हैं, जो उनके एक्शंस होते हैं या चॉइसेस होती हैं, ये बेसिकली जो उनके थॉट प्रोसेसेस होते हैं, जो उनकी वैल्यूज होती हैं, उन पर डिपेंड करते हैं। हर बंदे का अपना एक इंटरनल सिस्टम होता है जिससे वो दुनिया को इंटरप्रेट कर रहा होता है। अब हमने जिस तरह इंट्रोडक्शन में बात की थी कि ये जो वैल्यूज होती हैं ये बेसिकली हमारे डिसीजंस को और हमारी जो डेस्टिनीज होती हैं इनको गाइड करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या वैल्यूज हैं या अपने लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज सेट करें और फिर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। जो लोग अपनी वैल्यूज खुद सेट करते हैं और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं वो बेसिकली लीडर्स होते हैं। अगर आपको कोई ऐसा मौका फेस करना पड़ रहा है जिसमें आपको डिसीजंस लेने में कोई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपको वो डिसीजन लेने में इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी वैल्यूज का कॉन्फ्लिक्ट है या आप अपनी वैल्यूज के बारे में क्लियर नहीं है। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि एक बंदा अगर उसकी वैल्यूज में टॉप पे अगर एक पैसा है और दूसरे नंबर पे उसकी फैमिली आती है, थर्ड पे उसकी सेहत आती है, इस तरह से ऑनवर्ड उसने अपनी वैल्यू सेट की हुई है। तो अब जब उसको किसी पैसे की जरूरत होगी और एक तरफ फैमिली होगी तो वो हमेशा अपने पैसे को प्रायोरिटी देगा। इसी तरह से एक बंदा जिसने अपनी फैमिली को टॉप पे रखा हुआ है, फिर उसके बाद काम है, फिर उसके बाद पैसा है, फिर उसके बाद सेहत है, अब उसकी जो टॉप वैल्यू है, जो टॉप प्रायोरिटी है वो फैमिली है। अब उस बंदे को जब भी उस फैमिली और पैसे या काम से डिसाइड करना पड़ेगा वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देगा क्योंकि उसकी वैल्यूज ही ऐसी हैं या उसने सेट ही ऐसे की हुई है। देखें जिस तरह हमने फ्यूचर थिंकिंग में बात की थी कि ये जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं इसको लेके हम बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि हमें जब भी पता चलता है कि ये अभी कुछ ना कुछ होने वाला है हम वो न्यूज देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं क्योंकि अभी हमने ये चीजें देखी नहीं होती रूटीन में। लेकिन अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें या दूसरी किसी ऐसी चीज की बात करें उसको हमने नॉर्मलाइज कर लिया हुआ है। अब देखें ये जो डिफरेंट चीजें होती हैं जो कभी कभार होती हैं या जिनको हम मिरेकल्स के तौर पर लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें उन्हीं चीजों को मिरेकल्स के तौर पर ट्रीट करना है, बल्कि हम खुद अपने मिरेकल्स जो है वो क्रिएट कर सकते
सकते हैं। हमें करना क्या है, हमें अपने रूल सेट करने हैं। हमें अपने आप को बताना है कि ये स्पेसिफिक कंडीशन है, ये जब फुलफिल होगी, जब ये मीट करेगी तो मेरा ये जो रूल है फुलफिल हो जाएगा और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। आप अगर अपने लिए एक ये रूल सेट कर लेते हैं कि जो भी सिचुएशन हो मैंने खुश रहना है, तो अब कोई भी मसला हो, जिस तरह की भी कंडीशन है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब वो आपका रूल है, आपने सेट कर लिया हुआ है। लेकिन अगर आपने अपने लिए रूल ही कुछ ऐसा सेट किया हुआ है कि अगर मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, गाड़ी मिल जाएगी, कुछ घर मिल जाएगा, मैं फिर खुश हूंगा, तो अब आपकी जिंदगी में जो भी खुशी आ जाए आपको वो खुशी फील नहीं होगी, क्योंकि आपका जो रूल है वो बेसिकली ये कह रहा है कि मेरे पास पैसा, गाड़ी या बंगला आएगा तो उसके बाद ही मैं खुश हो सकूंगा। अब अगर आप एक कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कैसे दूसरों लोगों के साथ चलना है। आप चाहे क्लासरूम में, बोर्ड रूम में, आप घर पे हैं, जिस जगह भी है, आपको दूसरे लोगों को अपने साथ लेकर चलने का हुनर आना चाहिए। देखें, आपके जो काम है या जो आपकी फैमिली है, बोर्ड रूम्स हैं, क्लासरूम्स हैं, जिस जगह भी आप हैं, आपके जो साथी हैं आपको उन्हें इफेक्टिवली लीड करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या आउटकम है और आप उसको क्यों चाहते हैं और कैसे आप उस आउटकम को उस बंदे से निकलवा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या अल्टीमेट गोल है और आप किस तरह से उस बंदे को अपने साथ उस गोल को अचीव करने के लिए लेकर चल सकते हैं। ये चीज हम जो रिपोर्ट होती है उसमें काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखें, जब भी हमें पता चलता है, जब भी हम ये कहते हैं कि कोई चीज हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो बेसिकली ज्यादातर जो हमारी एबिलिटीज होती हैं उसकी वजह से हम ये डिसीजन नहीं लेते, बल्कि वो हमारे बिलीफ्स होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये हमारी एक लिमिटेड या अनलिमिटेड आइडेंटिटी होती है जो हमने अपने लिए क्रिएट की होती है। अब जरूरी नहीं है कि अगर हम बता देंगे खुद को कि हमारी ये आइडेंटिटी है, हम ये है, तो तभी हमारी आइडेंटिटी क्रिएट होगी। अगर हम खुद को ये भी बता देते हैं कि हम क्या नहीं है या ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है, तो वो भी बेसिकली हमारे लिए कुछ लिमिटेशन सेट कर रहा होता है। अब हर बंदा पैसा कमाना चाहता है और कमाना भी चाहिए, इसकी जरूरत है, लेकिन इसके जो प्रिंसिपल्स हैं कि आपने इन्वेस्ट कैसे करना है, इसको कमाना कैसे है, इसको रिटेन कैसे करना है, इसके बारे में आगाही बहुत जरूरी है। हम ये चीजें भी बहुत डिटेल में इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। और फिर जब हम इन सब चीजों को इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि कैसे जो एक अनइमेजिनेबल चीज है उसको हम इमेजिन कर सकते हैं। ये चीज हम इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो हमारा फ्यूचर होता है ये बेसिकली इनएविटेबल नहीं होता कि इसने होना ही होना है, ये मतलब अचानक से नहीं आ जाता। ये जो हमारे एक्शंस होते हैं इसके जरिए से हम इसको शेप कर रहे होते हैं। ये बेसिकली फ्यूचरिस्ट थिंकिंग में आता है कि फ्यूचरिस्ट क्या होते हैं, वो किस तरह से सोचते हैं, आप एक फ्यूचरिस्ट जो माइंडसेट है वो किस तरह से कल्टीवेट कर सकते हैं, फ्यूचर सिमुलेशन क्या होती है, डिफरेंट सिनेरियोज क्या है, ये सारी चीजें किस तरह से काम कर रही होती है। अब हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा कोर्स है इसको हम एक सिस्टमेटिक एक वे में लेके चलें, ताकि आपको भी पता हो कि ये किस तरह से चल रहा है, अब हम किस स्टेज पर हैं और किस तरह से ये खत्म हो रहा है, क्या इसका आउटकम है, क्या रिजल्ट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप प्रोड्यूस कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। हर चैप्टर के एंड पर जो हमें होगा कि हमने कुछ इंसाइट्स या कुछ स्किल्स डेवलप करनी है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे।